प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले अपने निवास स्थान पर एक किताब का विमोचन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सभी वरिष्ठ महानुभाव, इसी सप्ताह रमजान का पवित्र मास प्रारंभ होने जा रहा है। मेरी तरफ से भारत के और भारत के बाहर विश्व के इस परंपरा को मानने वाले सभी बंधुओं को रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये पवित्र त्यौहार मानव कल्याण के लिए हमें मार्गदर्शक बने, मानव कल्याण के लिए शक्तिदायक बने और हम सब सामूहिक पुरुषार्थ से मानव कल्याण के काम को और गति देते चले। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। राजपूत जी मेरे पुराने मित्र हैं, तो कई बार उनसे सत्संग करने का मुझे अवसर रहता है। वो एक आध छोटी चीज़ पकड़ के बहुत सोचते रहते हैं, फिर रेफरेंस ढूंढते रहते हैं। जिस विषय पे ये किताब आज हमारे सामने है, करीब 4 साल पहले गांधीनगर में बहुत लंबी बातचीत मेरी उनके साथ हुई थी और मुझे अच्छा लगा था कि वो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और विश्व का इतिहास कहता है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग से गुजरी है, तब तक भारत ने नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, तो भारत की सविशेष जिम्मेवारी भी है और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए ज्ञान ये सहज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी कभार मैं सोचता हूं कि शायद ही दुनिया में भारत के नागरिक को जो सौभाग्य मिला है, वो सौभाग्य शायद ही दुनिया के किसी नागरिक को मिला है जो हमें मिला है। और वो सौभाग्य ये है कि इसी भूभाग में अपने ही जैसे लोगों के बीच रहते हुए, अपनी ही भाषा बोलने वालों के बीच रहते हुए भिन्न भिन्न परंपराओं को समझने का अवसर, भिन्न भिन्न पंथ संप्रदाय उपासनाओं को समझने का अवसर, भिन्न भिन्न प्रकार की सोच को किस प्रकार से जिया जाता है उसको अनुभव करने का अवसर शायद ही दुनिया में किसी बालक को मिलता होगा जो हमें मिलता है। और जितना खुलापन होता है उतनी ही पहचान निकट बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब तक ये खुलापन था, जब तक ये अपनापन का माहौल था, हम बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद गए, अपने में सीमित हो गए और न देखना, न जानना, न समझना, न पहचानना, अपने में ही खोते गए, हमने अपने ही विकास के रास्तों को दरवाजे बंद करते चले गए। ये किताब एक उस दिशा में हमें एक मार्गदर्शक बनती है
कि कुछ खुलो देखो तो सही। उनको भी तो समझो, उनकी भी तो सोच देखो, वे भी कुछ सोच रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, यही तो हमारे लिए मीटिंग पॉइंट का सेतु बनता है। मैं समझता हूं ये संकलित किताब उस बात के लिए परिचायक है, उपकारक है। और इसके लिए मैं सिराजुद्दीन जी का भी और राजपूत जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये प्रयास किया है। हमारे देश में किसी भी संप्रदाय की बात करो, हर संप्रदाय में, जहां तक मैं इस भूभाग की बात करता हूं और वैश्विक रूप में भी देखें तो भी, ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे यहां ब्रह्म सूत्र की चर्चा अगर करें तो उसमें ब्रह्म ज्योति की कल्पना की है। हमारे यहां अगर गीता के संदर्भ में देखें तो ज्ञान को दिव्य ज्योति के रूप में प्रचलित किया गया है। अगर गुरु ग्रंथ साहब को देखें तो उसमें चांदना की चर्चा आती है। बाइबल को देखें तो डिवाइन लाइट की बात आती है। और कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द आता है। इन सभी चीजों में एक कॉमन है, ज्ञान प्रकाश देता है, ज्ञान प्रकाश पथ देता है, ज्ञान मंजिल की ओर जाने की राह देता है। और इसलिए हमारे यहां, हमारे शास्त्रों में इस बात को कहा गया है और हर समाज ने इसकी उपासना की है। मुझे याद है 1894 में, यानी हम कल्पना कर सकते हैं, अहमदाबाद में एक मोमेडन एजुकेशनल सेमिनार हुआ था और पूरे देश का हुआ था, 1894। और उसको होस्ट किया था एक उमिया शंकर लाभ शंकर नाम के हिंदू ने। और मिल बैठकर के चर्चा इस बात की थी कि आने वाली शताब्दियों में हमारी शिक्षा कैसी हो, परंपरा कैसी हो। और आपको ताज्जुब होगा कि उस मोमेडन एजुकेशनल सोसाइटी का जो सेमिनार हुआ था, उसमें एक हिंदू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको सर्वसम्मति से माना गया था। वो प्रस्ताव ये था कि मुस्लिम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हम सबकी दायित्व है पूरा करना चाहिए। 1894, यानी जागरूकता उस समय भी कितनी थी इसका अंदाज आ सकता है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहां ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है। हमें कहां गया है, दुर्भाग्य है कि हम भूल गए हैं। अगर हम इन बातों को याद कर लें तो कोई नए रास्ते खोजने की जरूरत भी नहीं है। और इसलिए शिक्षा के महात्म्य का, आप में से जो लोग गुजरात विद्यापीठ
का लोगो देखा होगा तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको। 1920 में महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ को प्रारंभ किया। उस गुजरात विद्यापीठ को प्रारंभ किया तो उसका जो लोगो बना है उसमें एक संस्कृत वाक्य है जो बहुत प्रचलित है, सा विद्याया विमुक्तये। लेकिन उसी के अंदर उस लोगो में एक अरेबिक घोष वाक्य भी है, बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा। और उस घोष वाक्य बड़ा मजेदार है। उसमें लिखा है, अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहैसो वजदहा अहक्को बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है, वो जहां से भी मिले उसको पाना ये मुसलमान का हक है। गांधी जी ने 1920 में फिर से एक बार शिक्षा की ओर चलो, फिर से एक बार ज्ञान की उपासना की ओर आओ, आगे बढ़ो, इसकी चर्चा की थी। हमने भी देखा है कि अलग अलग समाज के अलग अलग प्रकार के नेतृत्व होते हैं। कुछ समाज में ऐसे लोग पैदा होते हैं, छोटा सा मानो समाज हो, जिनको सेवा भाव में रस होता है। मुखिया होते हैं जाति बिरादरी के, सेवा भाव करते हैं, तो समाज में भी उनका जय जयकार होता है। वो जीते हैं तब तक बीमार को दवाई देते हैं, भूखे को खाना देते हैं, पीने वाले के लिए पानी की परब बना देते हैं, सेवा भाव करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समाज का अंदर राजनीतिक नेतृत्व के लिए अपनी गोटी बिठाते रहते हैं। समाज को जोड़ना तो भी राजनीतिक करने के लिए, समाज से मिलना तो भी राजनीति के लिए, समाज को एकत्र रखना तो राजनीतिक कुछ पाने के लिए, और खुद कुछ पा लेते हैं, बन जाते हैं, समाज वहीं का वहीं रह जाता है। कुछ समाज ऐसे में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो सोचता है चलो मैं बड़ा उद्योग लगाऊंगा और मेरे ही समाज के बच्चों को रोजी रोटी दे दूंगा, तो वो काम कर लेता है और एक आध पीढ़ी का भला करके चला जाता है। लेकिन कुछ समाज ऐसे होते हैं जिसमें एक आध दो ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो शिक्षा में अपना जीवन खपा देते हैं। और मैं कह सकता हूं कि इन सब प्रकारों में जिन्होंने शिक्षा में अपना जीवन खपा दिया है, वो समाज 100 साल के भीतर भीतर इतना ओजस्वी तेजस्वी बन जाता है कि उसे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे मैंने बहुत बारीकी से इन चीजों का अध्ययन किया है। समाजों का पिछड़ापन भी अगर गया है तो शिक्षा से गया है, परिवार का पिछड़ापन गया है तो भी शिक्षा से गया है, अंधश्रद्धा से मुक्ति मिली है तो भी शिक्षा से मिली है, कुप्रथाओं से मुक्ति मिली है तो भी शिक्षा से मिली है। और इसलिए अगर हमें जीवन को समयानुकूल बनाना है या जीवन को समय के परे आगे चलने वाला बनाना है, तो शिक्षा के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। और इसलिए शिक्षा के जितने भी प्रयास हो वो आवश्यक है। मैं पिछले दिनों यहाँ सार्क देश के सभी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। मेरी कोशिश है कि सार्क देशों में अपनापन, एक दूसरे में जानी पहचानी बातें बहुत है, कोई इंजेक्ट करनी पड़े ऐसे नहीं है। जो व्यक्ति पाकिस्तान में बैठ करके सोचता होगा, जो हिंदुस्तान में सोचता होगा, जो बांग्लादेश में सोचता होगा, श्रीलंका में सोचता होगा, 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक ही ठर्रे से निकले हुए लोग हैं। क्या हम सार्क देशों में शिक्षा को एक शक्ति के रूप में उभार सकते हैं? उसी विचार में से यहाँ पर सार्क यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। और जब अभी हम नेपाल में बैठे थे
तो मैंने आग्रह किया है कि क्यों न सार्क यूनिवर्सिटी की एक एक ब्रांच सभी सार्क देशों में क्यों न हो, ताकि हमारे सभी पिलर्स पर हमारी ये शिक्षा की व्यवस्था, और सार्क यूनिवर्सिटी से जो नागरिक तैयार होगा एक प्रकार से सार्क साइकी सिटीजन बनेगा। और अगर सार्क साइकी सिटीजन बनता है तो मैं मानता हूं हमारे अपनेपन के लिए एक नई नींव बनी जाता है। लंबे अरसे तक कितना बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है, इसकी ताकत उसमें नजर आती है, और उस दिशा में हम प्रयत्नरत हैं। अशिक्षा कितना बड़ा नुकसान करती है। कभी कभार जब सुनते हैं कि भाई पोलियो का खुराक हम नहीं खाएंगे, या पोलियो का खुराक, आज भारत पोलियो से मुक्त हुआ, लेकिन मुझे पीड़ा है कि मेरे पड़ोस पाकिस्तान में भी पोलियो की आज भी तकलीफ है, बांग्लादेश में है, हमारे साथ पड़ोसियों में है। क्या हम सबका दायित्व नहीं है कि हमारे सब पड़ोसियों को भी पोलियो से मुक्त करें? और ये हम सबका सामूहिक दायित्व बनता है, और भारत इस भूमिका को निभाने के लिए हर पल कोशिश कर रहा है। हमने सार्क सैटेलाइट बात कही है। सार्क सैटेलाइट के पीछे इरादा क्या है? सार्क देशों में ज्ञान सहज रूप से उपलब्ध हो। सार्क सैटेलाइट के माध्यम से नॉलेज, हेल्थ केयर, मौसम की जानकारियां हमारी अपनी शक्ति हो, जो हमारे अपने आप में एक शक्ति के रूप में उभरे, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है, अगर सार्क के हम देश के लोग बिखरे रहेंगे तो हम इस 21वीं सदी हमारे दरवाजे पर खड़ी होगी, वैभव चारों तरफ दिखता होगा, लेकिन हम शायद उसको पाने के लिए भाग्यवान नहीं होंगे। और इसलिए सार्क की एकता, सार्क का सामर्थ्य, सार्क की शिक्षा, सार्क का आरोग्य, सार्क के एग्रीकल्चर, इन सभी बातों को बल देते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं कभी बांग्लादेश गया था, मेरा इतना उत्तम अनुभव रहा कि हम कितने साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, हम क्या कितने ताकत के साथ नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। देश आजाद हुआ तब से एक समस्या अटकी हुई थी, बांग्लादेश की सीमा की। देश आजाद हुआ तब से संसद में सभी दलों ने मिलकर के उस समस्या का समाधान कर दिया, सर्वसम्मति से हो गया। और मैंने देखा कि उसका असर बांग्लादेश के हर चेहरे पर मुझे नजर आ रहा था। हम मिल बैठ करके हम नई ऊंचाइयों पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए प्रयास करना चाहें, उसमें शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। हम कितने ही विचारों से बंधे हुए क्यों न हो, लेकिन अगर हम आधुनिकता की ओर जाने से इनकार कर देंगे तो दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, जगत चलता बनेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई विश्व में, तब ये भूभाग गुलाम था, हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। आज आईटी रिवॉल्यूशन का युग है, हम स्वतंत्र हैं, सामर्थ्यवान भी है। हम इस आईटी रिवॉल्यूशन का लाभ कैसे उठाएं? ये सब ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं। उसको अगर हम लेकर के चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव की ओर, बहुत बड़ी सिद्धियों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये ग्रंथ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, उसके लिए, और शिक्षा की परंपरा और शिक्षा के महात्मा है, उसको जरूर एक नई दिशा देगा। आप सब से मिलने का मुझे अवसर मिला। मैं सिराजुद्दीन जी का और राजपूत जी का बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।